नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर और आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसा कि आप जानते हैं, नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। आइए इस कड़ी में देखते हैं कि पीडीएस का नया घोटाला, पीडीएस स्कैम का नया घोटाला। हाल ही में हुए विधानसभा सत्र में डॉक्टर रमन सिंह ने जिस तरह से पीडीएस के मामले में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को घेरा और अपने प्रश्नों के माध्यम से मंत्री को निरुत्तर कर दिया, आखिर है क्या मामला? डॉक्टर रमन सिंह अपने 14 विधायकों के साथ जा रहे हैं दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी से मिलने। चुनावी वर्ष है और शायद ये चुनावी राजनीति की एक शुरुआत है और अपने मुखिया से मिलने का एक अवसर है और उन्हें निमंत्रित करने भी जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं प्रेस के माध्यम से, खासकर पीडीएस के मामले में, खासकर ईडी के मामले में, आइए देखते हैं उनके वक्तव्य के माध्यम से। इसी कड़ी में हम वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी वक्तव्य को देखेंगे, जो किस तरह से डॉक्टर रमन सिंह पर भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से पीडीएस स्कैम के बारे में वो क्या सोचते हैं। अनेक विषयों पर भूपेश बघेल भी क्या कह रहे हैं, उनके वक्तव्य को भी हम आप तक के पहुंचाते हैं। आइए देखते हैं डॉक्टर रमन सिंह क्या कह रहे हैं। पीडीएस में जिस व्यापक तरीके से गरीबों का चावल खाया गया है, 68,000 मीट्रिक टन चावल का आता पता नहीं, जांच एजेंसी कुछ बता नहीं पा रही है। जांच में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई क्या हुई, जब्ती कितनी हुई, वसूली कितना हुआ, कितने फूड इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई हुई, डायरेक्टरेट के किस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई, ये पूरा ऊपर से नीचे तक मिली भगत का मामला है। जब इतने व्यापक तौर में 600 करोड़ रुपया की अफरा तफरी हुई है और जब यहाँ विधानसभा में प्रश्न के बाद भी कार्रवाई नहीं किया, तो हमने फूड मिनिस्टर को सीधा कहा है कि इस मामले को संज्ञान में लें। गरीबों का चावल यदि कोई खा रहा है तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश में किसी भी भ्रष्टाचारी के यहाँ घर छापा पड़े तो सबसे पहली प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सामने आती। यह दुर्भाग्य का विषय है कि इस प्रतिक्रिया में वह भ्रष्टाचार का विरोध नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों के समर्थन करते दिखते हैं और जांच पर सवाल उठाते। आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की बदौलत एक परंपरा चल पड़ी है कि जिसके घर भी छापा पड़ता है वो व्यक्ति शर्म से झुकने की जगह सीना चौड़ा करके चलता है। जैसे इन छापों में छत्तीसगढ़ की छवि पर चार चांद लगा दिए। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की आत्मविश्वास बढ़ा है। जहाँ तक सवाल है प्रदेश में चल रही ईडी की कार्रवाई का, ये पूर्व में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा छापे में प्राप्त दस्तावेज के आधार पे ये आगे की कार्रवाई है। और मुझे लगता है कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण बन के सामने आते हैं और ईडी को धमकी देने लगते हैं, तो उनकी जांच और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने लगते हैं, तो लगता है कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसी जिसके पूरे हिंदुस्तान में विश्वसनीयता है, उनके जांच पर शंका करना उचित है। जब इस सरकार पे जांच का घेरा कसने लगता है, तब भूपेश बघेल नान मामले में सीएम मैडम का नाम निकाल लेते हैं। मैं उन्हें एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि आपके गठित एसआईटी, भूपेश बघेल सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने ही अपने जांच रिपोर्ट में साफ लिखा था कि सीएम का मतलब चिंतामणि हैं। अब या तो भूपेश बघेल इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ी या वो जानते हुए भी जनता के सामने झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। ये उनके ही सरकार के स्टेटस रिपोर्ट है और स्टेटस रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं, जो रिपोर्ट के आधार पर मैं बताना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से कहा गया है, कार्यालय में सीएम चंद्राकर को सीएम सर के नाम से बुलाया जाना एवं लेन देन संबंधी जब्तशुदा दस्तावेज में लिखे नाम में सीएम सर का आशय सीएम चंद्राकर होना बताया जाता है। कार्यालय में सीएम चंद्राकर को सीएम सर के नाम से बुलाया जाना एवं लेन देन संबंधी जब्तशुदा दस्तावेज में
लिखे हुए नाम पर सीएम सर का आशय सीएम चंद्रबाबू सामने आ गई। मुख्यमंत्री बघेल, भले ही ईडी को विश्वसनीयता पर शंका हो, मगर मुझे पुलिस की जांच पर विश्वास है और उनकी रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। एक और महत्वपूर्ण विषय, जब आयकर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखते हैं, उस पत्र पे कोई जांच नहीं होती। जब ईडी इनके भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश देता है तब कोई जांच नहीं होती, और खुद जब एफआईआर नहीं करते, केंद्रीय जांच एजेंसी जांच करे तो नारेबाजी करते हैं। अपराधियों को इस प्रकार संरक्षण देते कभी नहीं देखा गया। इस प्रकार ये पूरे मामले, वो चाहे नान से रिलेटेड हो या फिर चिटफंड कंपनी के विषय को लेकर हो, और नान में तो ऑलरेडी ईडी जांच कर ही रहा है, उसमें कोई प्रकार के प्रश्न उठाना सिर्फ और सिर्फ राजनीति प्रेरित मामला है। और जब जब कोई बड़े मामलों में फंसते हैं तो इनको ये सारी बातें याद आती है। 11वीं बार मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, न्यायालय में मैं दे चुका, न्यायालय से दोष मुक्त हो गया, सब तरह से दोष मुक्त हो गया, मगर जब जब ये बड़े मामले में फंसते हैं तो इनको दो ही चीज़ याद आता है। तो तुम्हारी पुलिस है भाई, तुम्हारे पास फोर्स है, तुम्हारी कार्रवाई करे, 4.5 साल करते क्या रहे, और न्यायालय जब जब जाते हो पीट जाते हो, न्यायालय में हर जगह हारते हो। तो इस प्रकार की बातें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पेज है, और चूँकि उन्होंने मेरा नाम जिक्र करके बयान दिया था इसलिए मैंने आपको बुलाया। भूपेश बघेल ने एक आरोप लगाया था उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि 2003 में, 8 में, 13 में संपत्ति डॉक्टर रमन की अनुपातहीन बढ़ गई है। तो अनुपातहीन संपत्ति का मेरा ब्यौरा, और मेरे पर आरोप लगाया कि मैंने संपत्ति 3, 8, 13 में 18 तक बढ़ गई। उस मामले में पहला तो चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दिया, फिर दूसरा इसका जो प्रमुख डिपार्टमेंट होता है आईटी डिपार्टमेंट ने क्लीन चिट दिया, और तीसरा न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस पूरे मामले को अध्ययन किया, निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया। इस प्रकार आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं भूपेश जी कि सिर्फ चरित्र हत्या का प्रयास हो, न्यायालय में जाते ही मामला पूरी तरीके से निष्पक्ष और साफ फैसला आ गया है। प्रदेश की ईडी के हर छापे के बाद जांच एजेंसी पर सवाल उठाना, चिटफंड मामले में विलाप करना मुख्यमंत्री बघेल की आदत बन चुकी है, और सिर्फ भ्रष्टाचार छुपाने के लिए भूपेश बघेल ये मुद्दे उठाते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, चिटफंड के मामले में बात कही, राजनांदगांव के जांच एजेंसी जो जांच करने वाले अधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट है। उन जांच अधिकारियों ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उसमें अभिषेक सिंह का नाम आया है। उसमें साफ साफ चिटफंड घोटाले पे भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि इसमें अभिषेक या और बाकी 12 लोग इन्वॉल्व हैं। चिटफंड की जांच के उपरांत ये स्थानीय वहाँ के थानेदार और जांच अधिकारियों ने किया। विवेचना में अपराध में शामिल धारा 406, 467, 468, 471, 384, 120B दंडनीय कृत्य के संबंध में स्टार प्रचारकों द्वारा कार्य किया जाना अथवा कार्य लोभ से घटित होना स्थापित नहीं हुआ है। स्पष्ट कर दिया कि धारा 10 में निक्षेपकों के हितों संरक्षण के अधिनियम 2003-4-6 में स्पष्ट रूप से निवेशकों की निवेश राशि के भुगतान में व्यक्तिगत तथा लुभावनी स्कीम के माध्यम से निर्देश प्राप्त करने अथवा स्वयं के इस निवेश के माध्यम से आर्थिक लाभ प्राप्त करने में स्टार प्रचारकों की संलिप्तता स्थापित नहीं हुई। पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं चिटफंड से न लेना न एक देना दो किसी परिवार का, न किसी व्यक्ति का, न अभिषेक का। एक फ़ोटो मिल गया उनको साथ कहीं, तो फ़ोटो तो कोई भी किसी के साथ खिंचा लेता है। उस फोटो के आधार पर इतने बड़ा बात किया और जांच में सारी बातें स्पष्ट और साफ सामने अच्छा है। जब संकट आता है तो कुछ न कुछ सिपा सलार होते हैं जो उनके साथ जाते हैं, गए होंगे, अच्छी बात है। आप लोगों की मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री से, ऐसे में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि
अच्छी बात है और प्रदेश की योजनाओं को केंद्र सरकार सम्मानित भी कर रही है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का पैसा रुका हुआ है उसकी डिमांड भी करेंगे आप लोग? हम छत्तीसगढ़ के हितों में जो भी विवाद हो सकता है प्रधानमंत्री जी से करेंगे। छत्तीसगढ़ की सारी घटनाक्रम के बारे में भी बातचीत रखेंगे। छत्तीसगढ़ में जो कुछ चल रहा है उसकी भी बातचीत करेंगे। परिवार ने आत्महत्या किया, क्या कहेंगे उस पर आप? अब वो प्रिमिटिव ट्राइब्स के हैं, प्रधान राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, और जिस प्रकार की घटना हुई निश्चित रूप से न केवल चिंता का विषय है, दुख का विषय है। और ऐसी क्या परिस्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित हो रही है कि भोले भाले आदिवासी जो कभी आज तक आत्महत्या नहीं करते थे, आत्महत्या करना में मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति का निर्माण ना हो, इस बात के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक जांच दल जाएगा और देखेगा। ईडी जब्त किया है तो बताएगा ना भाई क्या हड़बड़ी है। दस्तावेज तो पेश होगा, न्यायालय में जाएगा, इसमें काहे चिंता कर रहे हैं। हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। इस कानून और प्रक्रिया से सब होता है और ये सारी प्रक्रिया से चल रहा है, इसलिए इतना ज़्यादा हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं। विधायक दल की पूरी टीम असमानता, प्रधानमंत्री जी से मिलना एक शिष्टाचार भी है और छत्तीसगढ़ में आए उन्हें बहुत दिन हो गया। हम सब मिलकर उन्हें आमंत्रित करेंगे छत्तीसगढ़ के लिए। मतलब बड़ी चतुराई से अपने शासनकाल के भी समय को जोड़ लिया। देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन जो 5 साल है 47 से 52, एक प्रकार से सभी दल उसमें शामिल थे। चुनाव तो पहली बार 1952 में हुआ और 52 से यदि 70 साल जोड़ेंगे तो 2022 होता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जनता दल का, भाजपा जेडीएस की सरकार का और खुद के जो 8 साल हैं, ये तो 2023 हुआ ना, तो अपना भी 8 साल उसमें जोड़ लिए हैं। यदि 52 से यदि जोड़े 70 साल तो 2022 होता है। तो ये 70 साल में मतलब अपने जो 21 साल के कार्यकाल है उसको भी वो लोग जोड़ लिए हैं। तो सब अपना हिसाब भी बता रहे हैं। बताना चाहिए कि अडानी का मामला क्या है, जो लेटेस्ट है। अडानी को पैसा गया तो गया कैसे, जो राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं उसके बारे में उनको जवाब देना चाहिए। जो नहीं है वो इन सवालों को क्या जवाब देंगे। आज दुनिया में जवाहरलाल नेहरू जी नहीं हैं, शास्त्री जी नहीं हैं, इंदिरा जी नहीं हैं, राजीव जी नहीं हैं, नरसिम्हा राव जी नहीं हैं। और उनके शासनकाल की बात करें तो अटल जी भी नहीं हैं, चंद्रशेखर भी नहीं हैं और बीपी सिंह भी नहीं है, कोई राजा भी नहीं है। और एक जो आंतरिक जो सरकार बनती थी दिल्ली की, क्या नाम है बोल रहा हूँ, देवगौड़ा जी भी थी जी, दिल्ली के थे नंदा जी, गुलजारी लाल नंदा जी, इन सब को जोड़ लिए गए। वो जवाब देने तो आएंगे नहीं। तो जवाब यदि कोई दे सकता है तो वो वर्तमान सरकार दे सकती है। वर्तमान सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा। विपक्ष का काम है, पत्रकारों का काम सवाल पूछना। अब पत्रकार वार्ता तो लेते नहीं, तो सवाल पूछने का सवाल आपका बनता नहीं। विपक्ष यदि सवाल पूछती है तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और कोई सवाल? दिल्ली भी जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ के विधायक लोग प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं 5 तारीख को। मतलब 4.5 साल उनको छत्तीसगढ़ की सुध आई नहीं। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तब वो दिल्ली जा रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चर्चा नहीं की। जब हमारा चावल नहीं ले रहे थे तब मैंने कहा था कि चलो, तब नहीं गए। अब क्या वो 20 क्विंटल धान खरीदने का जो फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है उसे कैसे रोकना है, इसलिए जा रहे हैं क्या? जो या फिर अभी सर्वे करा रहे हैं गरीब लोगों का आवास, जो जनगणना के कारण भारत सरकार ने जनगणना नहीं कराया, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं कराया और उस कारण से वंचित जो लोग हैं उसको
आवास मिले, इसके लिए जो सर्वे शुरू किए हैं 1 अप्रैल से, उसके विरोध में जा रहे हैं। या आरक्षण जो राज्यपाल के यहाँ राजभवन में अटका हुआ है, उसे और कैसे रोका जा सकता है, इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में चर्चा करने तो नहीं जा रहे हैं। यदि गए होते तो बहुत सारे मुद्दे थे। हमने जो कोयले की जो लेवी है 4100 करोड़ भारत सरकार के पास रुका हुआ है, या रॉयल्टी अभी तक के लगातार 2014 के बाद एक बार भी नहीं बढ़ा है, उसके बारे में कितने बार उन लोगों से कहा। जीएसटी का पैसा है, सेंट्रल एक्साइज का पैसा है, उसके लिए ये लोग जा नहीं रहे हैं। ये केवल जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, युवा हो, व्यापारी हो, इसके लिए जो हमने फैसला किया है उसे कैसे रोकें, शायद इसलिए जा रहा है। दूसरी बात ये है कि आजकल एक वीडियो आजकल जारी हुआ है जिसमें 70 साल में कांग्रेस ने कितना भ्रष्टाचार किया। आपके बयान के बाद तो उन्होंने कहा है कि जितना भी रिकवरी इन 9 सालों में ईडी और आईटी ने की है, वो पिछले जितने भी साल यूपीए की सरकार रही थी वो उसकी तुलना की जाए तो बहुत कम है। उन्होंने रुपयों का, सोने का, इन तमाम चीज़ों के आंकड़े पेश किए। मैं तो सवाल छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा हूँ कि 50 छापे डाल दिए 1 महीने में, क्या क्या पाया वो तो बताएं। और ईडी है लगभग 1 साल से जांच कर रही है ना। और अरुण साव ने ये भी पूछा है, हमारे 2 अधिकारी हैं, उसके बारे में भी सवाल पूछा है, और ईडी पूरी जांच कर ली। मतलब देश का सबसे कड़ा कानून है, उसके तहत जांच किए, क्या पाया। और जब वो कुछ नहीं पाए तब राज्य सरकार को दे दिए, आप जांच करो। क्यों देंगे? कुछ मिला होता तो देने का सवाल नहीं उठता। दे दिए, हमने जांच का आदेश भी किया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो जो ईडी डायरेक्टर ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखा है, उसके आधार पर हमने जांच की शुरुआत कर दी। लेकिन हमने जो चिट्ठी लिखा है चिट फंड घोटाले का, हमने कहा है नान घोटाले का, नान में तो रजिस्टर्ड है ईडी में, वो सीएम सर और सीएम मैडम कब बताएंगे, उसके यहाँ जांच में कब जाएंगे। और ये चिट फंड घोटाले में जो लोग शामिल थे और जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित करके, रोजगार मेला आयोजित करके जिनको प्रमाण पत्र बांटे, उसके यहाँ जांच करने कब जाएंगे। ठीक है, मैं अपने नेता के साथ जा रहा हूँ, जुडिशियल दबाव क्या होगा। कह रहे हैं कि आप लोग हुड़दंग मचाने जा रहे हैं, सीधा सीधा एक शब्द उन्होंने यूज़ किया, और आपका नाम ले रहे हैं, गहलोत जी का नाम और प्रियंका गांधी का नाम ले रहे हैं। ये हुड़दंग मचाने का काम तो पश्चिम बंगाल और बिहार में वो कर रहे हैं, और अभी तक के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री की तरफ से अपील नहीं आया है। और यहाँ भी नारायणपुर में दंगा किसने करवाया, कवर्धा में कौन लोग थे, इसे बताने की ज़रूरत है क्या। हम दूर की बात नहीं करते, इनकी ट्रेनिंग ही यही है। वो अपने शासनकाल के जांच करा लें, बिल्कुल कराना चाहिए। और मैं तो हमारे खाद्य मंत्री को कहूँगा कि रमन सिंह को और पीयूष गोयल जी को एक पत्र लिख दे, हमने जो जांच कराई है उसका रिपोर्ट क्या आया है। विधानसभा में जो जवाब दिया कुछ शॉर्टेज है और उसकी जांच चल रही है, और वो 1 महीने के भीतर में सब जांच कार्रवाई हो जाएगी। और जांच किया गया तो उस जांच की रिपोर्ट को उसको दे देना चाहिए। और कोई सवाल? वो तो जांच टीम भेजे हैं, बिना जांच टीम के रिपोर्ट के वो आरोप लगा दिए। मतलब पहले से आप मन बना के गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की टीम भेजी ना, उसको रिपोर्ट आ गया क्या? बिना रिपोर्ट के ही चंदेल जी बोलने लग गया। इस वक्त आरक्षण को लेकर सरकार जाएगी, ऐसे कोई पहल कर सकती है? हम लोग तो गए ही थे, कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट से एक वो फटकार भी लगी है तेलंगाना राज्यपाल की। बिल्कुल, यदि उसको कापी मिल जाए तो मैं देखता हूँ, अध्ययन करवा लेते हैं वकीलों के माध्यम से, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिए गए वक्तव्यों पर किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें अपने वक्तव्य के माध्यम से घेरा, इसी कश्मकश में आज तेंदुपत्ता को लेकर बस्तर में आंदोलन हुआ। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण को आप तक पहुंचाते हैं, वो भी असंपादित। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।